तो सभी बच्चों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि आप सबों के बीच में आप लोगों को पता है कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो बनाया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो, जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो, है ना। और एक ज़रूरी बात, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से सभी को जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। उससे आप लोगों का फ़ायदा क्या होगा कि मैं आपको जो अभी पढ़ाऊँगा उसका सारा PDF आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे इससे होगा क्या इस PDF से कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया और भी बहुत सारे मैं आप लोग को यहाँ पर जो है क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा, तो इसका सारा का सारा PDF नोट्स के फॉर्मेट में वो आप तक रह जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस है, उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है ना, फिगर के साथ है। तो आपको ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर जो रहने वाला है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण रहने वाला है। ठीक है, एक ही शॉट में, एक दिन में, एक ही वीडियो में। देखिए सबसे पहली बात है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा पेशेंस रख के देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट पढ़ा के यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई 5 मिनट में देखो कुछ नहीं होगा। आपको मैं सिर्फ 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बता सकता हूँ। मैं आपको पूरा तसल्ली के साथ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, पूरा पेशेंस रख के देखना, और हर एक चीज़ को जो आपको नहीं आता है उसको आपको एक नोट भी कर लेना है, अपने किसी कॉपी में नोट भी कर लेना है, तभी इस वीडियो का कोई फ़ायदा दिखेगा। वरना क्या है कि मैं बोलता जाऊंगा, आप देखते जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पूरा एक माइंडसेट बना करके बैठो और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से ज़रूर देखो। ठीक है, तो ये वीडियो 1 शॉट वीडियो रहने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो आप सभी तैयार हो जाइए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को सबसे पहले देना है। फिर मैं पूरा उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर वही क्यों होगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी रहेंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सबों को पूरा पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने टाइप करवाया है कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, है ना, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक अभिकारक उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। केवल अब देखिए इसमें तो एक क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो क्या इससे हो जाएगा? नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी परिभाषा वाले क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके नीचे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अभिकारक इसका सही आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संबंधित परिभाषाएं। देखिए यहाँ पे क्या है, अभिकारक। क्या होता है अभिकारक? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या आपस में क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। अगर हम इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल बनेगा। ये आपको बहुत अच्छे तरह से आता है। हमेशा ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा बैलेंस फॉर्मेट में लिखना है। बैलेंस करने का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 ही है। ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 दूना, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आपको भी यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा।
2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये 2 से मल्टीपल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से है, यानी कि ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारे पास H2O बना है, ये जो जल बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया गुण वाला पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है उत्पाद क्या है। तो वे नए पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उत्पाद। और ये समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो अभिकारक है वो समीकरण के बाईं ओर लिखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने अभी अभिक्रिया लिखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करने पर H2O, तो ये मेरा क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो किस पर है, संतुलित रासायनिक समीकरण पर डेफिनेशन को यहाँ बनाया गया है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें तीर के दोनों ओर यानी कि अभिकारक और उत्पाद, मैंने आपको अभी अभिकारक भी दिखाया, उत्पाद भी दिखाया, उसमें जो यानी कि LHS और RHS, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये जो है किस नियम को पालन करता है, तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम को ये पालन करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन यही वाला आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम को पालन करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, यानी केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस हम लोग किस आधार पर करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं, निश्चित अनुपात के नियम पर करते हैं, एवोगाड्रो के नियम पर करते हैं, या डाल्टन के नियम पर करते हैं। तो मैंने आपको अभी जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रख के देखना, मज़ा आएगा पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला सवाल पर। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, मैं पूरा लिख के लाया हूँ, पूरा ध्यान से देखो आप। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस नियम के अनुसार किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कक्षा आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने इसे खूब पढ़ रखा है कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो केमिकल इक्वेशन होता है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, वो इसी नियम को फॉलो करता है, इसी रूल को फॉलो करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है हमारे सामने कि निम्नांकित में से कौन अभिकारक में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं आपको हर टाइप्स, चलो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है वो बाद में करने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, मैं सारा, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ आप लोगों ने आंसर देख लिया, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, देख लो। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि वहाँ पर क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग 2 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिल करके एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया गया तो मिल करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया, जल बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीपल कर देते हैं। ये आपको मैंने समझा चुका हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जस्ट बगल नीचे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सल्फर
प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनाया। इसमें देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स था, दो अलग अलग पदार्थ था, और दोनों मिल करके क्या बना रहा है, एक पदार्थ बना रहा है। देख रहे हैं ना, जल, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग एक पदार्थ बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब इसी के विपरीत क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। इसी के विपरीत होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास जल था, H2O था, उसको हम लोगों ने क्या कराया, विद्युत अवक्षेपण कराया, तो जिसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस एक सेकेंड, हाइड्रोजन प्लस मेरे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2। ठीक है, मेरे पास थोड़ा जगह कम बच रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर देंगे, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, केवल यही एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। उसमें जिसमें बताया गया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए मैं अभिक्रिया के सारे टाइप्स को मैं आपको एक जगह पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे पूरा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या होता है, दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। ठीक है, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को, है ना, उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये नेचर है ना। कमज़ोर बन के रहोगे तो कहीं से भी आप निकाल दिए जाओगे, इसलिए स्ट्रांग बन के रहो। अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है। यहाँ पर आयरन है, Fe का मतलब आयरन होता है। यह है कॉपर सल्फेट, जिसका रंग जो होता है, इस विलयन का रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब आप लोग जानते होंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नमक। घर में जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं, साधारण नमक खाने के लिए, वो सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि Na पहले किसके साथ लगा था, SO4 के साथ लगा था, Ba किसके साथ लगा था, Cl2 के साथ लगा था। लेकिन अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो Ba इसके जगह पर आ गया, और Na जो है वो Ba के जगह पर आ गया। ठीक है, यानी कि दो तत्वों का यहाँ पर क्या हो गया, अदला बदली हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि ऊपर वाले में क्या हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ था, केवल एक तत्व का ही इसमें अदला बदली हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दो तत्वों का अदला बदली हो रहा है। ये यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, और ये इसके जगह पर चला जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ उसीलिए इसका डेफिनेशन बना है, दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं, डेफिनेशन पर हम लोग आते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। अब आप पूछोगे उपचयन का मतलब क्या होता है, देखो उपचयन का सीधा सा मतलब होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अब आ जाओ अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन घटता हो और हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब इसका आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे हुआ क्या, कॉपर ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, हाइड्रोजन बेचारा अकेले था। लेकिन रिएक्शन करने के बाद देखो क्या हुआ, कॉपर यहाँ अकेला सिंगल है बेचारा, और इसके साथ कौन लग गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, तो ये हुआ है उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, जबकि कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन था लेकिन अब बेचारे के पास नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो ये हो गया हमारा
अपचयन हो गया, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा अपचयन, ये हमारा हो जाएगा अपचयन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो अभिक्रिया है उसमें किसका उपचयन हुआ है, तो आपको जवाब देना है कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। अगर आपको पूछा जाएगा किसका अपचयन हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, सिंपल सी बात है, आप देख करके भी यहाँ पर समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग अगला डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? बच्चा देखो, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उसे ही हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ मीथेन, CH4 का क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा रिलीज होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला एक आता है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखिए, अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं ऊपर वाले सवाल में। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। देखो यहाँ पर वही बात बोला गया, किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु है ना के समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं, यानी अदला बदली हो जाते हैं, तो वो कौन सा है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मैंने आपको पूरा समझाया, यहाँ पे देख लो, ये पूरा का पूरा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कंसेप्ट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। मैंने आपको ये पूरा बता दिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब आपको इसका आंसर बताना है। मैंने आपको जितने भी अभिक्रिया के प्रकार थे वो एक साथ मैंने आपको एक जगह पढ़ा दिया। अब आप बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयरन लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट है, FeSO4 हो गया और कॉपर अलग बाहर निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर जो है कॉपर को बाहर निकाल दिया जा रहा है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जा रहा है, और सल्फेट के साथ जो है SO4 लग जा रहा है, Fe यानी आयरन जो है SO4 के साथ लग जा रहा है। तो हम लोग देखा कि इसमें एक तत्व का अदला बदली हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा क्वेश्चन आएगा, अब आप लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, अब आपके सामने क्वेश्चन केवल आएगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन जो है वो हमारा किस प्रकार का रिएक्शन है? श्वसन कैसा अभिक्रिया है? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, सबको जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो 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 चलो, ठीक है। देखिए यहाँ पर श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो बच्चा देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। देखो होता क्या है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जो है हमें कहाँ से मिलता है? भोजन। ठीक है, हमें भोजन से मिलता है, और भोजन के रूप में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, उन सबों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट टूट करके ही क्या बनाता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाता है, और वही ग्लूकोज हम लोग को क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या होता है? हमारे शरीर में जो है ऊर्जा देता है। इसलिए श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? C6H12 और 6, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखो, चलो जल्दी से इसका आंसर सब बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि आप लोग देखते होंगे कि फल के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, पुआल हो गया, ये सब जो है सड़ गल करके कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, तो इसका विघटन होना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे अगला सवाल पर। शरीर में पाचन, देखो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताओ,
ये संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सबको। तो बच्चा लोग देखो, शरीर में क्या होता है, भोजन का क्या होता है, टूटता है, ठीक है। शरीर में क्या होता है, भोजन जो होता है वो टूटता है, ठीक है। एक कंपोनेंट होता है, वो पाचन के दौरान क्या होता है, ये छोटे 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 टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूटता है, ठीक है। और टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये संयोजन के रूप में था, ये टूट करके क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम रिबन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है एयर में जो होता है वो बर्न होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्मशोषी बोलते हैं, ऊष्मक्षेपी बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं या अनुत्क्रमणीय बोलते हैं? अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए? तो ये अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में फंसा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपके सामने, दिए गए कौन सा एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है? विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बताइए कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर में से? श्वसन है, यानी ऊष्मक्षेपी जो है वो कौन सा है, वो आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है एक्सोथर्मिक कौन सा है। तो श्वसन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, संवहन होगा। देखो बच्चा, अभी भी मैंने पढ़ाया कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि श्वसन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये बहुत अच्छा सवाल है, बताओ उपचयन में होता है क्या, होता है उपचयन में? अब जल्दी से कमेंट करो, नीचे बॉक्स में लिखो आंसर को, क्या होता है उपचयन में, होता है क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मैंने आपको ऊपर में ही समझाया था उपचयन और अपचयन में क्या होता है, ठीक है। अब आप बताओ क्या होता है, बताओ। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वृद्धि होती है? बताओ क्या होगा। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, मजाक में मत लेना, यही सब क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो, होता क्या है कि उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं, इसमें जुड़ते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होती है, आप बताओ। हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होती है, अपचयन अभिक्रिया में, ठीक है, ध्यान रखना है। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की उसमें कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो अपचयन के लिए लिखा गया है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कहता है कि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन। इसमें तो दो दो ऑप्शंस देखिए सही है, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में बी और सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि होती है। ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की तो कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी एंड जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल यहाँ पर दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर केवल सी है, तो आप लोग ध्यान रखना बी वाला भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना। अपचयन के लिए बात बोला है तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, मैंने जो ऊपर में जितने भी अभिक्रिया के टाइप्स बताए थे ना, उस सारे से रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सबको पढ़ के आंसर देना है, नहीं सक रहे हो कोई बात नहीं, आपको जो है उसको बढ़िया तरह से याद कर लेना है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, इसका सेकेंड नेम क्या है, ठीक है। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? देखिए क्या हो जाएगा, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे करके मैंने बताया था ना, जिसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, नहीं तो चलो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जल्दी आ जाओ, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
ध्यान से देखो, ये है हमारे पास। क्या होता है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन था, कॉपर अलग हो गया, H2O देखिए यहाँ पर बन गया। तो जिसके पास पहले ऑक्सीजन था वो अब उसके पास नहीं है, तो अपचयन हुआ इसका। जिसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था अब उसके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर उपचयन हो गया। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलो अब आते हैं अगले सवाल पर। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। कमेंट करके ज़रूर सब बच्चा बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल को साथ में आप लोग को सबको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, तभी जाके ये PDF मिलेगा, वरना कहाँ ढूंढोगे इस इंटरनेट में। चलो, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो सब कोई क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में बोला गया कि उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे बताओ। जो उपचयन को होने से रोक रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको बताओ, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। ये सब क्वेश्चन थोड़े छुपे हुए क्वेश्चन हैं, मैंने चुना ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको थोड़ा परेशान करें। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ ये क्वेश्चन देखो, एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ठीक है। कोई पदार्थ X है, इसका विलयन का उपयोग जो होता है वो सफ़ेदी करने के लिए किया जा रहा है। तो बताओ ये कौन सा पदार्थ है, ये आपको बताना है। अब बच्चा देखो, हम लोग सफ़ेदी करने के लिए तो यूज़ करते होंगे, दिवाली छठ में घर का सफाई वगैरह तो आप लोग किए ही होंगे। तो चूना आप लोगों को मिला होगा, ठीक है। पचौड़ा करने के लिए, दीवार में पेंट करने के लिए तरह तरह का पेंट किए होंगे, अलग अलग रंग डाल के किए होंगे। तो वो जो है वो क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, आप लोग को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनबुझा चूना भी इसे हम लोग बोलते हैं। और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये सब फॉर्मूला आप लोग को तो शायद पता ही होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं इतना बार बता ही दूंगा, उतना बार बोलूँगा ही, इतना बार रिवाइज ही करवाऊँगा कि आपको सारा का सारा याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि सोडियम सल्फेट, देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को मिलाने से किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। लो और एक कंसेप्ट समझ लो, ये अवक्षेप अब क्या बीमारी है, चलो समझते हैं हम लोग पूरा ध्यान से, ठीक है। तो इस पर कंसेप्ट है बाबू, ध्यान से देखो। हाँ इसका आंसर हमको पता है, सफ़ेद, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, सबों ने रट लिया है। चलो आ जाओ, अवक्षेप अभिक्रिया को समझो होता क्या है, आ जाओ। देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिख के मैंने इसको पूरा समझाया हुआ है, इसका प्रॉपर रिएक्शन भी क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक घुलनशील यौगिक के जलीय विलयन को आपस में मिलाने से एक अघुलनशील यानी कि एक सॉलिड यानी कि ठोस का उत्पादन होता है, ठीक है। और इस अघुलनशील ठोस का उत्पादन को क्या कहा जाता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहा जाता है। समझो, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है क्या, कि दो या दो से अधिक घुलनशील मतलब जो घुल सकते हैं वाटर में, पानी में घुल जाएंगे, समझ रहे होगे आप, का जलीय विलयन को आपस में मिला देते हैं ना, मिलाने के बाद तो अरे कुछ तो बना होगा, क्या बनेगा, वो अघुलनशील चीज़ अरे जो अघुलनशील है मतलब वो क्या है, वो ठोस है, सॉलिड है, सिंपल सी बात है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। बस इतना सा बात ध्यान रखेगा। दो बात ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, दो बात ध्यान रखना इसमें। सबसे पहले चीज़, दो या दो से अधिक अघुलनशील पदार्थ को या यौगिकों को जब जल में विलय किया जाता है तो एक ठोस उत्पाद प्राप्त होता है, उसी ठोस उत्पाद को ही क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। रिएक्शन देख लो, आ जाओ आ जाओ, रिएक्शन जूम करके तुम लोग दिखा दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा एग्जाम में अगर आया ना, लिख देना बच्चा लोग, लिख देना, ठीक है। देखो ये सोडियम सल्फेट है, ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, नमक बना। ये सोडियम सल्फेट ये भी लिक्विड सॉल्यूशन, देखो एक्वा, AQ का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में,
ए क्यू का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। इसका ये सैम्बल ए क्यू क्या है, मतलब ये लिक्विड है ना, ध्यान रखना। जब दो लिक्विड को आपस में मिला दिया जाता है, देखो एस फॉर क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो BaSO4 प्राप्त होता है, BaSO4 प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जो सॉलिड प्राप्त हुआ ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, एक अवक्षेप कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अवक्षेप बोलते हैं। और ये जो NaCl है वो घर में हम लोग नमक खाने में यूज़ कर देते हैं। मेरा बात समझ में आ चुका होगा। चलो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। PDF जब मिल जाएगा आपको टेलीग्राम से तो आप बढ़िया से पढ़ लेना। तो फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद रंग का होता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर बना जो एक रंगीन रंग का जो एक अवक्षेप होता है, उस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलो देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर कि दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो बताइए किसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो बताओ बच्चा, किसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना यानी कि इसमें पानी भी मिला हुआ होता है। अब चूना आएगा तो दीवार में ऐसे घिसोगे थोड़ा ना, पानी में मिला के ही ना पचौड़ा करोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर यहाँ कहता है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। तो क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है 18वां नंबर, देखना क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको देखना ध्यान से, कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। अच्छा, चिप्स का थैली। बचपन में क्या होता था कि हम लोग जाते थे दुकान और चिप्स का थैली खरीद के लाते थे। भाई साहब उसमें कुरकुरे से ज़्यादा चिप्स से ज़्यादा हवा भरा रहता था। घर वालों से डांट मिलता था कि देखो केवल हवा का पैसा देते हो, खरीद के लाते हो तुम लोग 10 रुपये में, ठीक है। अब समझ में आया 10 क्लास में पढ़ने के बाद कि वो जो बड़ा सा चिप्स का पैकेट में जो हवा भरा रहता था, वो कोई आम गैस नहीं रहता था, वो रहता था कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। सॉरी, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस क्या करता था ना, अंदर में जो चिप्स रहता था उस चिप्स को वो सुरक्षित रखता था। होता क्या है, चिप्स का पैकेट तो 2-3 महीने पहले से पैक होता है, वो दुकान आता है, दुकान के बाद वो हमारे तक पहुंचता है। ऐसे में तो वो ख़राब हो जाता है वो चिप्स। लेकिन ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि जो हमारा खाने का जो अंदर में सामान है पैकेट में, वो सुरक्षित रहे। बात समझ में आया। तो इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नहीं तो वो क्या हो जाता, विकृत गंधिता हो जाता। और विकृत गंधिता आपको पता ही है, जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका गंध और स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और हमें खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन उसमें गैस जो होता है वो भर देते हैं चिप्स के थैलियों में, ठीक है। चलो आंसर भी देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो सिंपल सी बात है, हवा के संपर्क में आएगा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखो, यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पर पूरा लिख के बताया हुआ है, ठीक है। देखो क्या है सवाल यहाँ पे, कि विकृत गंधिता की परिभाषा बताओ क्या है। तो देखो, जब वसायुक्त और तेल या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में खुला रखा जाता है तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है। अब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको खराब कर देगा। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण इन खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, मतलब बहुत खराब टेस्ट आने लगता है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी इसको हम लोग कहा जाता है इसे। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, तो इसलिए जो है चिप्स के थैली में जो है वो कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन। अरे ये 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, सवाल था निपटा दिए। देखिए सवाल यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विकृत गंधिता कैसी अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जंग लगना
किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखो जंग लगना, आप लोग देखे होंगे घर में जब दुकान से कोई सामान लोहा का या किसी अन्य चीज़ का, तांबा का, चांदी का सामान आप लोग पायल वगैरह खरीदे होंगे, तो आप नया नया में खरीद के लाए होंगे तो काफ़ी चमकदार होगा। लेकिन कुछ समय बीतने के साथ साथ उसका रंग जो होता है वो भद्दा होता चला जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? उसमें जंग लग जाना। ऑक्सीजन के संपर्क में जब वो आता है तो उसके ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिसके कारण उसका ऊपरी जो सतह होता है वो काफ़ी भद्दा हो जाता है। ठीक है, तो जंग लगना क्या होता है? तो एक प्रकार का ये भी क्या है बताओ? संयोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन या द्विविस्थापन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये भी कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। चलो, तो संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है? आकर के जुड़ जाता है। चलो बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर में। पूरा कंसेप्ट क्या है? अब देखो, अगर किसी चीज़ में अगर जंग लग जाता है तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, पूरा यहाँ पर कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो, संक्षारण क्या है? मैंने बताया है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आ जाती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संक्षारण। इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है कि लोहे की वस्तुओं में जो है जंग लगना। किस रंग का जंग लगता है? तो ध्यान रखिएगा, भूरा रंग का। और चांदी के ऊपर में जो होता है वो काला रंग का परत चढ़ जाता है, जबकि तांबे के ऊपर में जो है वो हरा रंग का परत चढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना कि लोहे की वस्तु में जंग लगता है, कौन सा रंग का जंग लगता है? तो आपको ध्यान रखना है भूरे रंग का जंग लगता है। चांदी के ऊपर में कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है काला। और तांबे के ऊपर में कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा हरा रंग का जंग लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपके घर में होगा तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? अब देखो ध्यान से, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण से बचाव का जो उपाय है वो क्या क्या है? तो हम लोग तेल या फिर पेंट करके या फिर ग्रीस लगा करके धातु के सतह के ऊपर में जो है ना, हम लोग तेल पेंट ये सब करके उसको हवा या नमी के संपर्क को जो हम लोग तोड़ सकते हैं उसको, है ना, गैल्वेनाइजेशन करके। ठीक है, यानी कि गैल्वेनीकरण करके, यानी कि जिंक की परत चढ़ा करके। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गैल्वेनीकरण में जो है वो कौन सा धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट है कि मिश्र धातु बना करके, हाँ, स्टेनलेस स्टील वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ों में भी देखिएगा आप लोग जंग बहुत कम लगता है स्टेनलेस स्टील में। अगला है विद्युत लेपन करके जो है हम लोग इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद ख़त्म हो गया, नहीं है और भी है। चलो 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 ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है? संतुलित नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बाबू, ध्यान से। संतुलित नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ कौन सा संतुलित नहीं है? चलो तुम लोग के लिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, कैसे पहचानोगे एग्जाम में, बताओ। तो मैंने अभी बताया था ना, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा संतुलित करके ही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, और इस साइड अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन भी 2 ठो है, क्लोरीन भी 2 ठो है, ये संतुलित है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ। एक सेकंड, इसको हटा के ऊपर कर देते हैं। देखो बी वाला ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ पे पी बी यानी कि लेड का ठो है, 1 ठो है। यहाँ पर भी देख लो 1 ठो है। एन यहाँ का ठो है, 2 ठो। देखो ये से ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों के लिए है। ठीक है, ये जो 2 लगा हुआ है, ये जो 2 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ध्यान रखना, दोनों के लिए है। ठीक है, तो एन यहाँ पर कई ठो है? 2 ठो। और जबकि एन यहाँ कई ठो है? 1 ही ठो है। गड़बड़ हुआ ना, हुआ गड़बड़। आ जाओ, अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ 3 है, 3 दूना 6 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 और 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, आगे सारा संतुलित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है असंतुलित है, संतुलित है ही नहीं। आ जाओ, इसी टाइप का और एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संतुलित है? आ जाओ, कौन वाला संतुलित है बताओ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। क्लोरीन यहाँ पर 4 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 ही है। तो ये तो संतुलित नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो ये भी संतुलित नहीं हुआ। हमको संतुलित ढूंढना है, ध्यान रखना। सोडियम यहाँ पर 4 है, सोडियम यहाँ पर 2 दूना 4 बिल्कुल है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट लग रहा है।
अब डी को भी चेक कर ही लेते हैं, कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर यहाँ 2 है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। संतुलित करने के लिए आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। और बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट होना चाहिए, देखते हैं। देखो, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, बताओ। आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में ये वाला एज इट इज़ फिगर आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन सी अभिक्रिया है बताओ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फिगर को मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप स्पष्ट देख सकें। देखो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि सूर्य के प्रकाश में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, कौन सा कलर से लिखता हूँ, रेड से लिखता हूँ, मज़ा आएगा। चलो, तो देखो यहाँ पे सूर्य है, अब देख रहे हो यहाँ पे अरे बदतमीज, यहाँ पे देखो सूर्य का प्रकाश है और यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि धूप में जो है सिल्वर क्लोराइड को यानी कि AgCl को रख दिया गया है। अब धूप में अगर आप AgCl को रखोगे, अगर आप धूप में AgCl को रखोगे तो आपके सामने क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और चूँकि क्लोरीन गैस है वो अलग हो जाएगा, यानी कि वियोजन अभिक्रिया होगा। सिंपल सी बात क्या है, ये C है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन है C, AgCl धूप में रखोगे तो कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन। देखो एक यौगिक था, टूट करके दो अलग अलग यौगिक बन गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। लेकिन ऐसा अभिक्रिया लिखोगे ना एग्जाम में तो हमेशा गलत कर देगा, क्यों 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 बताओ, क्यों, क्या गलती लिखा मैंने, बताओ। हाँ, क्या गलती लिखा कि मैंने अभिक्रिया को बैलेंस नहीं किया है। यहाँ पर Ag यहाँ पर 1 है, चलो बढ़िया है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, लेकिन यहाँ तो 2 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और तो 2 Ag भी हो गया, तो 2 यहाँ से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि 2 Ag 2 Cl2, और यहाँ पर सब कुछ डबल डबल हो गया। तो आपने देखा कि सिल्वर क्लोराइड जो है धूप में रख देने से क्या हो जाता है, Ag अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, यानी 2 अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो बताइए बच्चा लोग, आप लोगों को पढ़ करके कैसा लगा, पूरा लगभग कितना मिनट का क्लास चला, लगभग 42 मिनट का क्लास चला है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा पढ़ करके, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जी हाँ यही मैं हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सारे स्कूल के दोस्तों को, जितने भी आपके साथ पढ़ते होंगे, पढ़ती होगी, सबको शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं किसी अन्य कंसेप्ट के साथ। अब हम लोग जो है साइंस में चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। बाइलिंगुअल होगा, इसी तरह से क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप मिलेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तभी मैं आप लोगों को उस PDF में मैं आपको दूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को सभी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलो, तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको पढ़ के जो है वो कैसा लगा, ठीक है। चलो 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 चलो।